हर कोई अच्छी सेहत चाहता है और अच्छी सेहत के ऊपर ही मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतना प्यार मुझे देते हैं और इस तरह से मेरे वीडियोस को आप लाइक करते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं और काफ़ी लोग रोज़ाना इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं, अच्छी सेहत के साथ साथ फाइनेंशियल सेहत यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका डायरेक्टली परिणाम होता है आपके हेल्थ के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर। काफ़ी पेशेंट्स मैं रोज़ाना देखता हूँ जिन्हें स्ट्रेस, तनाव आता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर गड़बड़ हो जाए तो किस तरह से फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, किस तरह से आपने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, ऐसी ज़बरदस्त बातें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर आप भी अपने फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। सो मेरे साथ आज यहाँ पर है CA संजय गुप्ता जी, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करने में बहुत मदद वो करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का वो काम करते हैं और इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी होती है, इसके ऊपर ही आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आने वाली है। आप यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आपके ऊपर आ रही है। ओके, सो कौन सी जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज़िंदगी में। जो मैं मेन आपको बता सकता हूँ वो बच्चों की शिक्षा है, एजुकेशन, अपने माता पिता का ध्यान रखना है, फिर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, फिर उसके बाद मेडिकल है जो कि कभी भी आ सकता है, उसके लिए आप प्लान करके चल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अपने लाइफ को देखते हो उसको प्लान कर सकते हो। परफेक्ट। सो आप बात कर रहे हैं बजटिंग करने की, यानी कि आज से लेके 55 से 60 साल तक मेरी कौन कौन सी जिम्मेदारियां कब कब आने वाली है, उसके हिसाब से मुझे प्लान करना है। ये देखा गया है जनरली आपकी जो लाइबिलिटी रहती है ना, आपके उम्र के 55 से 60 साल तक रहती है। उसके बाद आपका रिटायरमेंट लाइफ शुरू हो जाता है और मैक्सिमम आपकी जितनी भी लाइबिलिटी रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ऐसा एडवाइज करता हूँ कि आप अपने 55 से 60 साल की उम्र तक का, 60 साल की उम्र तक का आपकी कौन से साल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है वो फाइंड आउट करो। उसमें क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है वो फाइंड आउट करो और एक्सपेंडिचर को आप इन्फ्लेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए आप अमाउंट डिटरमाइन कीजिए कि कौन से साल में आपको कितना अमाउंट लगने वाला है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि आपको मालूम रहेगा कि आपको कब कितना पैसा लग रहा है। तो फिर अननेसेसरी आपको उस बारे में कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई एक्साइटी नहीं रहेगा। परफेक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा सर ने यहाँ पे बताया है। पहला, बजट करना है, प्लान करना है, हमारी जिम्मेदारियों को समझते हुए, लेकिन उसे प्लान करते वक्त आपको इन्फ्लेशन को भी देखना है। सो क्या सर ऐसा एक आधा चार्ट हम बना सकते हैं जिसमें ऐसा एक फार्मूला हो कि हमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां कब कब निभानी है और उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाए? हाँ, आप एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं। मेरे पास वो चार्ट है, वो आप किसी के लिए वो चार्ट बना सकते हैं। आप एक्सेल सीट में पूरे ईयर लिखते हुए आप चार्ट बनाइए, कौन से साल में कौन आपकी लाइबिलिटी आने वाली है उसके सामने लिखिए। फैक्टरिंग कीजिए 8% एनुअल इन्फ्लेशन का। परफेक्ट, राइट। उससे आपको पता चलेगा जैसे आज आपको किसी मैरिज में 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो आज के 5 साल के बाद आज के वैल्यू का 30 लाख रहेगा, लेकिन उस समय एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा क्योंकि खर्चा रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसको फैक्टर करते हुए आप उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। फंटास्टिक। सो वो चार्ट हम आप लोगों के लिए भी अवेलेबल कराएंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से वो चार्ट आप डाउनलोड करिएगा और उसमें अपनी खुद की वैल्यूज़ डालिए ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से खर्चा डिटरमाइन कर सकें। सो अब हम जानते हैं दूसरा वो कौन सा ज़बरदस्त पॉइंट है जो हमने समझना चाहिए। सो दूसरी ज़रूरी बात क्या है? हमने तो खर्चा पता कर लिया, लेकिन खर्चा तो फुलफिल होने को होना ना। तो इसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, राइट। और इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। फंटास्टिक।
आपने बजट बना लिया, आपको खर्चा पता चल गया, फिर आप ये देखिए कि आपका आज के डेट में क्या इन्वेस्टमेंट है, राइट, और उसके बाद और आपको क्या ज़रूरत है। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह कीजिए कि आपको पार्टिकुलर उस साल में उतना पैसा आपके पास अवेलेबल हो जिससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकें। फंटास्टिक। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से प्लान करना है और उसको सपोर्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्लान भी साइमल्टेनियसली बनाना है। सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमने समझना चाहिए और इसे हमने हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो और कौन सी सर इंपॉर्टेंट चीज़? यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, तो किसी इन्फ्लुएंस में आके आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके, जैसे LIC वाले होते हैं जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका पैसा आपका है, आप उसको अच्छे तरीक़ा से यूज कर सकते हो, अच्छे तरीका, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका बेबी है। करेक्ट। सो योर मनी इज़ योर बेबी, ऐसा आप बोलना चाहिए। हाँ, योर मनी इज योर बेबी, क्योंकि आपने उसको कमाया हुआ है। तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपको कहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह ले सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का एक कंपोजिशन होता है, आप कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर में कर सकते हैं, FD में कर सकते हैं। तो जो आपको जल्द से जल्द जिसमें पैसा चाहिए हो, तो आप रिस्क कैपिटल में नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ डिटरमाइन करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। परफेक्ट। सो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो सर ने बोला है, खुद डॉक्टर बनिए, यानी कि खुद इन्वेस्टमेंट सीखिए या फिर किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कीजिए जो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किसी ने बता दिया, सुझाव दे दिया और सुन लिया और आपने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। यह आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी डेंजरस हो सकता है। राइट। और कौन सी सर इंपॉर्टेंट बात आप हाँ, बताना? एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, इमरजेंसी फंड आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कब आपके पास, आपने तो बजट बना लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा जो एक्सपेंडिचर का समय आ सकता है जो कि आपको मालूम नहीं है। तो इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। और इमरजेंसी फ़ंड जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके मंथली इनकम का 3 से 6 मंथ 6 टाइम्स इमरजेंसी फ़ंड आपको तैयार करके रखना चाहिए। 3 से 6 टाइम्स यानी कैसे? 3 महीने से 6 महीने, जो भी आपका मंथली इनकम है उसका 3 से 6 महीने का आप एक इमरजेंसी फंड रखें, क्योंकि जब भी कुछ इमरजेंसी आए तो उसमें यूज हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो सर ने बताई है और जो हमने ध्यान ही रखनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, ऐसा फंड जो आपको इमरजेंसी में काम आ सके। मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती है और काफ़ी प्रकार की इमरजेंसीज हो सकती है, और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। क्या है फार्मूला? आपने 6 महीने का जो आपका तनख्वाह है वो अलग से जमा करके रखना चाहिए। या तनख्वाह भी हो सकता है, यदि आप जॉब, आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका 6 महीने का जो भी इनकम होता है वो उतना आप एक इमरजेंसी फंड, 6 महीने का आपका इनकम अपने इमरजेंसी फंड करके रखना चाहिए। सर, ऐसी कौन सी बात है जो हमने आज से ही चालू करनी चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उन्होंने आज से ही ऐसी कौन सी बात सीखनी चाहिए, कौन सी बात शुरू करनी चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो? हाँ, उसके लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करो। अपनी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा, राइट। और आप पैसा कमाते हो तो अपने ऊपर आप एक जो भी आपका आमदनी है उसका एक पार्ट अपने ऊपर खर्चा करो। कितना रहना चाहिए वो पार्ट? अप्रॉक्स 5%, 5 to 10%। और वो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए भी खर्चा करोगे, क्योंकि आप इंजॉय करोगे, आप अच्छे रहोगे तो आप ज़्यादा पैसा और काम कर पाओगे, और काम करोगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे फ्रीडम के साथ। करेक्ट, फंटास्टिक। सो ये 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने जैसा है, खुद के ऊपर खर्चा करना। तो खुद के एजुकेशन के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए और साथ ही हमारे एन्जॉयमेंट के लिए, जिससे हमें अच्छा रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारा एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो हम और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और जिससे हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी कर पाएंगे। इसके अलावा सर और कौन सी ज़बरदस्त बातें आप बोलना चाहेंगे? इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस लें
और जो अर्निंग बंदा है, अर्निंग पर्सन जो भी आपके फैमिली का है, उसका इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। और कम से कम इतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि जो भी आपने बजट बनाया हुआ है, वो बजट का जो भी एक्सपेंडिचर है, आप यदि भगवान ना करे कभी ना हो तो सारा एक्सपेंडिचर फुलफ़िल हो सके, आपके पीछे आपके परिवार के जो लोग हैं उस पर अननेसेसरी बर्डन ना आए। जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, मुझे लगता है कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए यदि आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्क कवरेज के लिए है, राइट। उसके अलावा आपको मेडिकल क्लेम भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी आपको मालूम नहीं है। परफेक्ट। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, लेकिन उसमें भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में स्टडी कीजिए, पढ़िए। टर्म इंश्योरेंस सामान्य इंश्योरेंस से कैसे अलग है, इसका भी स्टडी ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे कमेंट भी कीजिए कि दोनों में क्या फ़र्क है, ताकि आप सही इंश्योरेंस चुन सके। दूसरा, सर ने बताया मेडिक्लेम भी ज़रूरी है ताकि आपके ज़रूरतों को पूरा किया जाए और इमरजेंसी फ़ंड, मेडिकल इमरजेंसी फ़ंड आपके पास अवेलेबल रहे। सर, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे आखिरी में आप क्या हमारे दर्शकों को इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, राइट। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से रखा, अच्छे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, और टेंशन फ्री रहेंगे तो आपसे रोग भी, जो भी रोग है वो सब दूर रहेगा। परफेक्ट। इसलिए डॉक्टर साहब ने पहले शुरुआत में बोला था कि अच्छे हेल्थ के लिए अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा लेंगे। सो ये थे वो 6 ज़बरदस्त मुद्दे, ज़बरदस्त टिप्स, ज़बरदस्त पॉइंट्स जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकते हैं। सो कौन कौन सी 6 बातें हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। और आपने इस वीडियो से खुद के लिए क्या इन्फॉर्मेशन ली है, क्या नॉलेज आपने लिया है और किस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो सके। सो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। सो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।